हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके लिए। इवन टीजीटी पीजीटी के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी। अब आप गेस कीजिए कौन से ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये आज की क्लास में सिर्फ वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड। ऑल्दो सारे क्वेश्चंस को आप अटेंड कीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि वेस्टर्न आर्ट है तो इसे स्किप कर दें, नहीं, क्योंकि ये आपके टीजीटी में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इवन आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट है, अंतिम न्याय नामक चित्र किसने चित्रित किया? अंतिम न्याय, लास्ट जजमेंट जिस पेंटिंग को कहते हैं, लास्ट जजमेंट। बताइए किसकी पेंटिंग है? फोर ऑप्शन है, माइकल एंजिलो, सुदर्शन पटनायर, उमराव बोत्तिशैली या फिर राजा रविवर्मा। तो इसे कट कीजिए, ये कट कीजिए, इंडियन आर्टिस्ट हो गए। बोत्तिशैली, इसे भी कट कर दीजिए, ये भी नहीं होंगे। माइकल एंजिलो की बहुत फेमस है लास्ट जजमेंट, सिस्टाइन चैपल पे इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे हेतु माइकल एंजिलो ने जो मूर्ति बनाई थी उसमें सबसे प्रमुख है, उस मूर्ति में सबसे प्रमुख कौन सी मूर्ति है? पिएटा, मॉसेस या फिर डेविड, हॉली फैमिली। हॉली फैमिली माइकल एंजेलो की पेंटिंग है। डेविड मूर्ति है, पिएटा मूर्ति है, ये भी बहुत फेमस है। 1501 से लेकर 1504 तक में इन्होंने डेविड कंप्लीट किया और पिएटा 15 1497 या 8 के समथिंग में बनाए थे। 97 या 8 के समथिंग। बताइए कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे हेतु माइकल एंजिलो ने जो मूर्ति बनाई थी उसकी बात हो रही है। राइट आंसर इज बी, मॉसेस के स्कल्प्टर बनाए थे। इस मॉसेस का पिक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, मार्बल में बनाई गई है। रफेल के गुरु का नाम बताइए। रफेल हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं, उनके टीचर कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी, गिरलैंडियो, पेरोजीन या फिर बोत्तिसेली। राइट आंसर इज सी, पेरोजीन। अच्छा ये बताइए, आपको पता चल गया कि रफेल के गुरु जो थे वो पेरोजीन थे, और लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? वेराचियो, वेराशियो या फिर वेराशियो कहा जाता है। माइकल एंजिलो के, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे। अगर माइकल एंजिलो का गुरु पूछ लिया जाए, माइकल एंजिलो के गुरु कौन थे? माइकल एंजिलो के गुरु थे घिरलैंडियो। उन्होंने घिरलैंडियो से एजुकेशन ली, सीखे थे, लेकिन वो अपने घिरलैंडियो को अपने माइकल एंजिलो गुरु नहीं मानते थे, ऐसा भी कुछ कहा गया है, लाइंस में लिखी हुई है। वेस्टर्न आर्ट जब पढ़ाना शुरू करूंगी तो प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं काफी बार। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने ईशा का दिव्य शरीर धारण करना नामक शीर्षक से चित्र चित्रित किए हैं? पैब्लो पिकासो, टिशियन, रफेल या फिर कार्लो कारा। यहाँ पे बात हो रही है ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, ये पेंटिंग किसने बनाई है? रफेल ने बनाई है। और रफेल बिलोंग किससे करते हैं? रफेल लियोनार्डो विंसी, माइकल एंजिलो और रफेल हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बंसी बजाने का शौकीन था? चलिए मैं हिंट दे रही हूँ, बंसी बजाने के जो शौकीन थे वो हाई रेनेसा आर्ट मूवमेंट चला था, उसके आर्टिस्ट वेनिस के आर्टिस्ट थे। तो अब पहचानिए वेनिस के आर्टिस्ट यहाँ पे कौन है जो बंसी बजाने के शौकीन थे? मेसाचियो हो नहीं सकते, अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं। तिंतोरेतो अल ग्रेको या फिर, अल ग्रेको नहीं है सॉरी, वो जुबान पर है ना कि अल ग्रेको और तिंतोरेतो ये दोनों आर्टिस्ट हैं। चलिए जूलिया रोमानो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, जॉर्जियानो। जॉर्जियानो बंसी बजाने के शौकीन थे, इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आंधी,
आंधी इन्होंने पेंटिंग चित्रित की है, जॉर्जियानो ने। इटली का वयोवृद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? इटली के वयोवृद्ध कलाकार, पैब्लो पिकासो, पैब्लो पिकासो, रफेल, टिशियन या फिर लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पे इटली के वयोवृद्ध कलाकार के बारे में बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि टिशियन है, ठीक है। टिशियन इटली के वयोवृद्ध कलाकार हैं। किस कलाकार को वेनिस का रफेल कहा जाता है? वेनिस का रफेल कहा जाता है तिंटोरेतो, पाओलो वेरोजीन, हिरोनिमस बॉस या फिर जॉन कॉन्स्टेबल। वेनिस का रफेल किसे कहा जाता है? वेनिस का रफेल कहा जाता था पाओलो वेरोजीन को। इवन आपने वेस्टर्न आर्ट से अच्छे से तैयारी की हुई है तो ये आपके रिवीजन में इंक्लूडेड हो जाएंगे, और आपने नहीं की है तो ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा चित्रकार प्रायः मोमबत्ती के प्रकाश में ही चित्रांकन करते थे? मोमबत्ती के प्रकाश में आप लोगों को पता ही है कि मोमबत्ती के प्रकाश में कौन से आर्टिस्ट रात में लेट नाइट पेंटिंग करते थे और वो दिन में नहीं करते थे? बताइए कौन से आर्टिस्ट थे? अल ग्रेको थे, चार्ल्स दोबिन्नी थे या फिर जियोतो थे? राइट आंसर इज ए, अल ग्रेको लेट नाइट रात में मोमबत्ती की रोशनी में पेंटिंग करते थे। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी आप कमेंट कीजिए। जन्म हुआ कब था? 1458, 1468, 1471 या फिर 1473? कब जन्म हुआ था? 1471 में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? जर्मन में। जर्मन के फेमस आर्टिस्ट हैं, इवन इन्होंने वुड कट प्रिंट मेकिंग में भी बहुत सारे वुड कट प्रिंट मेकिंग में भी काम किया। निम्नलिखित में से अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा चित्रित रचनाओं का चयन कीजिए। अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा चित्रित रचनाएं कौन सी हैं? एकोपलिप्स, अकेलापन, कुमारी का जीवन या उपयुक्त में से सभी? देखिए ये सारे क्वेश्चन जेआरएफ में आ चुके हैं, बताइए कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। लाइट एंड शेड का ड्रामेटिक वे में कैप्चर किया जाता था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छाया तथा प्रकाश का नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोग किन कलाकारों ने किया? बताइए किस आर्ट मूवमेंट में हुआ था लाइट एंड शेड ड्रामेटिक वे में? फेविज्म आर्ट मूवमेंट में फाववादी कलाकारों ने, बरूक आर्टिस्ट ने, यथार्थवादी रियलिज्म आर्टिस्ट ने या फिर स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट? इन सबको इंग्लिश में भी याद रखिएगा। रोमांटिसिज्म इसको रियलिज्म बोलते हैं, यथार्थवाद को, स्वच्छंदतावाद को रोमांटिसिज्म बोलते हैं। रोमांटिसिज्म। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, बरूक कला। अब बरूक कला के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। ये कला जब हाई रेनेसांस आर्ट मूवमेंट इटली में चला था, एट द एंड ऑफ जब मैनरिज्म खत्म होता है, जिसे बोलते हैं रीतिवाद। रीतिवाद चला था 1530 से लेकर 1580 से 80 तक या फिर 1600, इस टाइम ड्यूरेशन में रीतिवाद खत्म हो गया था। रीतिवाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनरिज्म। मैनरिज्म, ठीक। ये आर्ट मूवमेंट जब एंड होता है, जस्ट एंड होने के बाद ही 1600 से 1750 तक आपका इटली में चलता है बरूक आर्ट। बरूक आर्ट में नाटकीय छाया प्रकाश का यूज किया गया है। इवन भवन जो बनाई गई हैं वो वास्तविकता से ऊंची बनाई गई हैं, भ्रम पैदा किया है। यहाँ के फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं बर्नीनी। बर्नीनी मूर्तिकार थे। बर्नीनी की आप मूर्तियां देखेंगे तो वो स्कल्पटर जो बनाते थे वो मार्बल के स्कल्पटर बनाते थे, लेकिन इतने सॉफ्टनेस, इतना ज़्यादा मूवमेंट, सॉफ्टनेस दिखाया जाता था, एज लुक लाइक फिक्स्ड अपॉन ए वैक्स। वैक्स की तरह प्रतीत होते हैं, मोम की तरह। एक बार आप बर्नीनी का स्कल्पचर जरूर देख लिएगा। आर्टिस्ट बर्नीनी से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1600 से 1750 तक ये आर्ट मूवमेंट चला। ये सारे यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक थे। और यहाँ के जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैराविजियो। कैराविजियो जन्मदाता, फाउंडर कहे जाते हैं बरूक आर्ट के। अदर आर्टिस्ट है पीटर पॉल रिबेंस एंड रैम्ब्रा। रैम्ब्रा भी इसी आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, बरूक आर्ट से। नेक्स्ट है रियलिज्म आर्ट मूवमेंट और रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट। रियलिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं ग्यूस्टर कॉर्बेट। ग्यूस्टर कॉर्बेट। अब
कमेंट कीजिए कि रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर जन्मदाता कौन कहे जाते हैं। देखिए जेरिकाल्ट और दिलाक्रा दो आर्टिस्ट थे, लेकिन फाउंडर दिलाक्रा को कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, फाउंडर दिलाक्रा को कहा जाता है। लेकिन स्वच्छंदतावाद की जो पहली पेंटिंग है 1819 की पहली पेंटिंग, वो पेंटिंग इनकी है, जेरिकाल्ट की है। जेरिकाल्ट ने ऑल्दो काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन जन्मदाता दिलाक्रा को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, आई थिंक बरूक आर्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बरोक शैली में तुलिका का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? तुलिका का सर्वोत्तम प्रयोग, पहले बताइए तुलिका क्या होता है? तुलिका ब्रश को कहते हैं, ब्रश को जिससे आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं, लाइक जिससे हम लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं उससे बोलते हैं तुलिका ब्रश। इग्र ने किया, अल ग्रेको ने किया, रैम्ब्रा ने किया, या फिर पीटर पॉल रिबन? सबसे पहले तो जो बरूक आर्टिस्ट नहीं है उनको कट कर दीजिए। अल ग्रेको नहीं है, और कौन नहीं है? इग्र भी नहीं है, रैम्ब्रा है और पीटर पॉल रिबन्स हैं। तो अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए कि तुलिका का यूज बहुत अच्छे से पेंटिंग जो किए थे ड्रामेटिक वे में, द नाइट वॉच पेंटिंग है। बताइए किस आर्टिस्ट की है द नाइट वॉच? उन्होंने ही तुलिका का यूज किया है। द नाइट वॉच पेंटिंग है आर्टिस्ट रैम्ब्रा की। रैम्ब्रा ने बरूक शैली में तुलिका का सर्वोत्तम प्रयोग किया है सबसे पहले। द नाइट वॉच रात्रि का प्रहर नामक चित्र किस चित्रकार की है? फ्रांचेस दी गोया, पीटर पॉल रेबेंस, रैम्ब्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं? द नाइट वॉच बरूक आर्टिस्ट रैम्ब्रा की है। बहुत फेमस पेंटिंग है द नाइट वॉच। एक बार इसका पिक्चर जरूर देख लीजिएगा, ऑल्दो आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पेंटिंग है ताश के धोखेबाज नामक चित्र किसने चित्रित किया? द चीटर कार्ड। बताइए किसकी पेंटिंग है? कैरावेजो, पॉल सीज़ा, पीटर पॉल रबेंस, या फिर माइकल एंजेलो? चलिए, हमने हिंट दे दिया बरूक आर्टिस्ट हैं। बताइए कौन से वाले बरूक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ताश के धोखेबाज पेंटिंग बनाए? पॉल सीज़ा बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, जैसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रभाववाद के हैं। पीटर पॉल रिबन्स या फिर माइकल एंजेलो ये नहीं हो सकते, ये कि हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं। बताइए कौन से वाले हो जाएंगे? राइट आंसर इज ए, ताश के धोखेबाज कैराविजो की बहुत फेमस पेंटिंग है। नीचे दिए गए चित्रों में से पीटर पॉल रिबन्स के चित्रों को पहचानना है। पीटर पॉल रिबन्स की पेंटिंग कौन सी है? बताइए। 4 ऑप्शंस है। पहले में है ईसा को सूली से उतारना, 3 लावण्य, पेरिस का न्याय जिसे बोलते हैं जजमेंट ऑफ पेरिस, रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लुकेपस। सेकंड पेंटिंग है क्रॉस पर खड़ा होना, सैनिक का स्वप्न, लुकेपस की कन्याओं का शीलभंग। 3 लावण्य, पंखदार टोप पहने सुसन के व्यक्ति का चित्र, ये शैलखंडों की राजकुमारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पीटर पॉल रिबन्स की पेंटिंग को पहचानना है। तो ऑल्दो आपको पता ही है कि पीटर पॉल रिबन्स की पेंटिंग जो है ईसा को सूली पर चढ़ाना जाना, 3 लावण्य, पेरिस का जन्म, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लुसिफस। नेक्स्ट पेंटिंग है ब्रेडा का समर्पण। ब्रेडा का समर्पण, द सरेंडर्स ऑफ ब्रेडा किसकी पेंटिंग है? वेलास्के, दिएगो रिवेरा, फ्रांसिस्को दा जरबरा, या फिर मोदिग्लानी? ये फेमस पेंटिंग रही थी ब्रेडा का समर्पण वेलास्के की। अच्छा, एक और भी पेंटिंग है वेलास्के की, सेविले का कहार। ये भी याद रखिएगा, जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। तरबूज खाने वाले, द मेलन ईटर्स। द मेलन ईटर्स, ये किसकी पेंटिंग है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंच हेल्स की, म्यूरेलो की, अल्बर्टो बोचियानी की, ये पिकाबिया की? तरबूज खाने वाली जो पेंटिंग है म्यूरेलो की है, म्यूरेलो की। म्यूरेलो की बहुत फेमस पेंटिंग है म्यूरेलो। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मुस्कुराता अश्वरोही। पेंटिंग पहचानिए किसकी है? लॉफिंग कैवेलियर। लॉफिंग कैवेलियर, मुस्कुराता अश्वरोही। माइकल एंजेलो, डोनाटेलो, फ्रेंच हेल्स, या फिर रैम्ब्रा?
हिंट दे दी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी बहुत फेमस है वो आर्टिस्ट। पोर्ट्रेट कैसे पोर्ट्रेट? सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए, सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं। कौन से वाले आर्टिस्ट हैं? आंसर कीजिए। लॉफिंग कैवेलियर किसकी पेंटिंग है? फ्रेंच हेल्स की। मुस्कुराता अश्व रही फ्रेंच हेल्स की है। इवन फ्रेंच हेल्स फेमस भी रहे हैं सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए भी। निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। आपको पहचानना है कौन सी वाली पेंटिंग किसकी है। रात्रि का प्रहर ग्यूस्टर कॉर्बेट की है, हो ही नहीं सकती। तीन वृक्ष रैम्ब्रा की है, यहाँ पे सही चयन करना है। चिड़िया को खाता हुआ पिकासो, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी रैम्ब्रा की पेंटिंग है। सोता हुआ प्रहरी का कुत्ता मार्शल रुशम की नहीं। ये जितनी भी आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं ये सारी पेंटिंग हमने फ्रेम आउट किया हुआ है। ये सारी किसकी पेंटिंग है? ये सारी पेंटिंग है आर्टिस्ट रैम्ब्रांड की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन तीन वृक्ष रैम्ब्रा की है। ऑल्दो रात्रि का प्रहर भी रैम्ब्रा की पेंटिंग है। चिड़िया को खाता हुआ सिंह, खाता सिंह और सोता हुआ प्रहरी का कुत्ता। इसके साथ साथ आप ये चारों पेंटिंग्स को ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। किस वाद के चित्रों का मूल विषय ग्रीक पुराण व रोमन कथा से लिया गया तथा आकृतियों को आदर्श मानव शरीर और सौंदर्य का प्रतीक मानकर चित्रित किया गया? तो इस तरह की जो आकृतियां जो ग्रीक पुराण और रोमन के जो इम्प्रेशन दिखाई गई हैं किसमें दिखाई गई? नियो शास्त्रीयतावाद, नियो क्लासिज्म, फाववाद फेविज्म, सरलिज्म अति यथार्थवाद, या रियलिज्म? कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इज ए नियो क्लासिज्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नियो क्लासिज्म। अच्छा, नियो क्लासिज्म का टाइम ड्यूरेशन क्या था, कब ये स्टार्ट हुआ, यहाँ की फर्स्ट पेंटिंग कौन सी थी, यहाँ के जन्मदाता कौन है, यहाँ के प्रणेता कौन है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सबसे पहले बताइए कि कब स्टार्ट हुआ है। 1770 से लेकर 1830 तक। कहाँ पर? फ्रांस में। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको पता ही होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1648 में, 1648 में। उसके बाद चार आर्ट मूवमेंट निकल कर आए थे। वो चार आर्ट मूवमेंट कौन कौन से थे? देखिए पहला था नियो क्लासिज्म जिसे बोलते हैं नवशास्त्रीयतावाद। दूसरा था रोमांटिसिज्म जिसे बोलते हैं स्वच्छंदतावाद। तीसरा था रियलिज्म जिसे बोलते हैं यथार्थवाद। चौथा था इम्प्रेशनिज्म जिसे बोलते हैं प्रभाववाद। ये चार आर्ट मूवमेंट निकल के आया था कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच क्रांति के बाद। तो यहाँ की जो पहला जो आर्ट मूवमेंट है नियो क्लासिज्म, ये बेसिकली ग्रीक पुराण और रोमन कथा से इन्फ्लुएंस्ड आकृतियों से रहा है। स्टार्ट हुआ था 1770 से लेकर 1830 तक फ्रांस में। यहाँ के प्रणेता कौन थे? प्रणेता प्रणेता थे विंकलमैन। पूछा गया क्वेश्चन है विंकलमैन, याद रखना है आपको, आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। विंकलमैन प्रणेता थे। और अगर पूछा जाए जनक कौन थे, जनक, जनक जिनको फाउंडर जन्मदाता कहा जाता है, तो जनक थे जैक लुइस डेविड। डेविड जनक थे। ठीक है। डेविड की फर्स्ट पेंटिंग 18, एक सेकेंड, 1784, 1784 ईस्वी में इनकी फर्स्ट पेंटिंग बनाई गई थी, ओथ ऑफ होरासी जिसे बोलते हैं होरेशिया का प्रण। लूव्र म्यूजियम पेरिस में ये पेंटिंग एग्जिबिट है। चलें फाइनली नियो क्लासिज्म आपके जो इम्पोर्टेंट टर्म थे, टर्म सारे हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं। नेक्स्ट लाइन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार जिसके चित्रों में रेखाओं की प्रधानता दिखाई देती है? इग्र की पेंटिंग में, दिलाक्रा की पेंटिंग में, राबिन की पेंटिंग में, या फ्रांसिस दी गोया की पेंटिंग में? यहाँ पे रेखाओं के बारे में बात हो रही है कि चित्रों में रेखाओं में प्रधानता किसकी पेंटिंग में दिखाई जाती थी? इग्र की पेंटिंग में। और इग्र बिलोंग किससे करते हैं? इग्र और डेविड ये दोनों नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट हैं। नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट, दैट मीन्स नवशास्त्रीयतावादी कलाकार। होरेशिया का प्रण, रोमांटिसिज्म, एक सेकंड, नियो क्लासिज्म फर्स्ट पेंटिंग है होरेशिया का प्रण। बताइए किसने बनाया है? 1784 में बनाई हुई है। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। लूव्र म्यूजियम पेरिस में। कमेंट कीजिए किसने बनाया है।
अभी हमने डिस्कस किया था, जैक लुइस डेविड इग्र या फिर फ्रांसिस दी गोया या जेरी कार्ल। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, जैक लुइस डेविड की पेंटिंग है होरेशिया का पर्ल, जो 1784 में बनाई गई है, लूव्र म्यूजियम पेरिस में है। नियो क्लासिज्म फर्स्ट पेंटिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्किश टर्किश बाथर जिसे बोलते हैं तुर्किश हमाम खाना, ये पेंटिंग किसकी है? इग्र की है, डेविड की है, जेरी कार्ल की है, ये जूलिया रोमानो की। चलिए हम हिंट दे देते हैं, ये पेंटिंग बनाई गई है टर्किश हमाम नामा आर्टिस्ट। किस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट हैं? तो वो थे रोमांटिसिज्म, सॉरी एक सेकंड, नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट हैं। न्यू क्लासिज्म आर्टिस्ट, बताइए न्यू क्लासिज्म आर्टिस्ट कौन से थे जिन्होंने तुर्की हमाम खाना पेंटिंग्स बनाई? इग्र थे, डेविड थे, जेरी कार्ल थे, या फिर देखिए जेरी कार्ल और देलाक्रा इंक्लूडेड हो जाएंगे रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट में, डेविड इंक्लूडेड हो जाएंगे नियो क्लासिज्म में। डेविड के साथ और कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने टर्किश हमाम खाना बनाई? इग्र ने। इग्र की बहुत फेमस है टर्किश हमाम खाना। देखिए इस तरह से हमने इसलिए डिस्क्राइब कर दिया है कि ये इस आर्ट मूवमेंट के, ये इस आर्ट मूवमेंट के, क्योंकि पूछा जाता है आर्टिस्ट को पहचाने किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जितना भी पढ़ लो लेकिन सुनने के बाद ज़्यादा टाइम तक लर्न रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है स्क्रीन पर, किस वाद के चित्रकारों ने अपनी चित्रों में विषय के रूप में साहित्य, कथा, रोमांचकारी घटनाओं को चुना? रोमांसवाद ने, फाववाद ने, अभिव्यंजनावाद ने, या अति यथार्थवाद ने? यहाँ पे साहित्य, कथा और रोमांचक स्टोरीज के बारे में, तो देखिए रोम मतलब होता ही है स्टोरीज, है ना? तो ए इज द राइट आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेन स्पेन का संधि कलाकार किसे कहा जाता है? स्पेनिश संधि कलाकार को पहचानिए। गिस्टर कॉर्बेट, गोया या फिर पिकासो या सैल्वाडोर डाली? स्पेन का संधि कलाकार कहा जाता है गोया को। मेडुसा का बेड़ा, जिस पेंटिंग को बोलते हैं इंग्लिश में राफ्ट ऑफ मेडुसा, राफ्ट ऑफ मेडुसा, बताइए किसकी पेंटिंग है राफ्ट ऑफ मेडुसा? ये रोमांटिसिज्म फर्स्ट पेंटिंग है, रोमांटिसिज्म फर्स्ट पेंटिंग है, दैट मीन्स स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद की स्वच्छंदतावाद की पहली पेंटिंग है। तो बताइए किसने बनाई है स्वच्छंदतावाद की पहली पेंटिंग? ये पेंटिंग बनाई गई है 1819 ईस्वी में और एग्जिबिट है लूव्र म्यूजियम पेरिस में। आंसर कीजिए कहाँ पर, किस आर्टिस्ट ने बनाई है? जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। स्वच्छंदतावाद की ये फर्स्ट पेंटिंग है, राफ्ट ऑफ मेडुसा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा, और ये पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट जेरी कॉल्ट, जेरी कॉल्ट ने बनाई है। सेकंड में, थर्ड में इस तरह की पेंटिंग कौन करता था? इवन सांड का युद्ध, युद्ध की विभीषिकाएं, ये पेंटिंग्स करते थे फर्नांडेज़, सैल्वाडोर डाली, पैब्लो पिकासो या फिर फ्रांसिस दी गोया? और आप ये भी बताइए कि ये सारे आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आंसर मैं बता देती हूँ, डी इज द राइट आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी फ्रांसिस गोया ने बनाई। फ्रांसिस गोया बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। अब बताइए पैब्लो पिकासो किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनवाद, घनवाद बोलते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1907 से लेकर 1925 तक चला। 1907 की पहली पेंटिंग है अभिनय की स्त्रियां, और 1925 की जो लास्ट पेंटिंग है घनवाद की, थ्री म्यूजिशियन। यहाँ के अदर आर्टिस्ट हैं फर्नांडेज़, हान ग्रेस और जॉर्ज ब्रॉक। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सैल्वाडोर डाली, ये बिलोंग करते हैं सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट से। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। अच्छा बताइए अति यथार्थवाद कब चला, कहाँ चला? जैसे घनवाद स्टार्ट हुआ था पेरिस में, रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस में ही, और अति यथार्थवाद सरेलिज्म स्टार्ट हुआ था 1924 से लेकर 1945 तक। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ? ये भी फ्रांस में स्टार्ट हुआ है, फ्रांस में।
फर्नांडिस से बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से, पैब्लो पिकासो के साथ यहाँ पे मेंबर रहे हैं, पैब्लो पिकासो जन्मदाता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है स्क्रीन पर। पत्थर तोड़ने वाले संगत रास स्टोन ब्रेकर्स, स्टोन ब्रेकर्स बहुत फेमस पेंटिंग रही है, किस आर्ट मूवमेंट की रही है, हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आप बताइए किसने बनाई है। ये रियलिज्म आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग है। कमेंट कीजिए ये किसकी पेंटिंग है, पैब्लो पिकासो, फ्रांसिस दी गोया, अल्बर्ट ड्यूरे या फिर ग्यूस्टर कॉर्बेट। जब आपको पता है कि ये रियलिज्म आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग है तो आपको पता है पिकासो नहीं हो सकते क्योंकि ये क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। फ्रांसिस दी गोया नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज ये बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन के आर्टिस्ट है, ये भी नहीं हो सकते। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्यूस्टर कॉर्बेट ने द स्टोन ब्रेकर्स पेंटिंग बनाई है। ओरना का दफन संस्कार, ये पेंटिंग कहाँ पर एग्जिबिट है। फ्यूनरी एट द ओरना, इस पेंटिंग को इंग्लिश में बोलते हैं, अगर इंग्लिश में पूछा जाए क्या बोलते हैं, फ्यूनरी एट द ओरना, ओरना का दफन संस्कार। लुव्र म्यूजियम पेरिस में है या फिर मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में है, इंडियन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इंग्लैंड में है, नेपल्स म्यूजियम रोम में है, कहाँ पर है ये पेंटिंग ओरना का दफन संस्कार। ये पेंटिंग है लूव्र म्यूजियम पेरिस में, फ्यूनरी एट द ओरना। बताइए कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाई, रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के बिलोंग करते हुए आर्टिस्ट हैं, जिसे बोलते हैं यथार्थवादी। यथार्थवाद की पेंटिंग है, किसने बनाई है यथार्थवाद की पेंटिंग है, मैंने इतना हिंट दे दिया। वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा ग्यूस्टर कॉर्बेट। देखिए एक बात और बता देते हैं, इंग्लिश में ग्यूस्टर कॉर्बेट कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं गुस्ताव कुर्बे, हिंदी में भी लिख देते हैं गुस्ताव कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे। अगर आप मतलब फ्रेशर्स हैं और फर्स्टली आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हिंदी इंग्लिश को दोनों को लेकर चलिएगा, तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल्स होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में हिंदी में ही दे देगा ग्यूस्टर कॉर्बेट, तो आपको पता ही होगा कि कुर्बे के बारे में ही जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी रेल का डिब्बा किसकी पेंटिंग है, डोमी की, घिरलैंडियो की, मोने की या फिर पॉल सिजा की। चलिए हमने हिंट दे दिया कि ये रियलिज्म आर्ट मूवमेंट की आर्टिस्ट ने बनाए हैं, रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट बनाए हैं, दैट मीन्स यथार्थवादी कलाकार ने बनाया है। तो बताइए यथार्थवादी कलाकार किसने बनाया है, पहले तो पहचानिए यथार्थवादी कलाकार कौन है। घिरलैंडियो नहीं हो सकते, अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट हैं, इवन ये माइकल एंजेलो के टीचर हैं। मोने नहीं हो सकते, ये इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, प्रभाववादी कलाकार हैं। पॉल सीज़र नहीं हो सकते, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय श्रेणी का डब्बा डोमियो ने बनाया, डोमियो बिलोंग किससे करते हैं, तो रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। कौन से आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, इसको भी अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर है। किन चित्रकारों का प्रमुख उद्देश्य था प्राकृतिक दृश्यों ग्रामीण जीवन को प्रेजेंट करना, लैंडस्केप को कैप्चर करना, प्रत्यक्ष निरीक्षण के रूप में यथार्थ चित्रण करना। बारबीजा दल, फाववाद, घनवाद या सुरीलवाद। ग्रामीण चित्रण कहाँ हुए हैं, जो लैंडस्केप्स वगैरह बनाए गए हैं वो हुए हैं फॉन द गाम वन में। फॉन द गाम वन कहाँ पर था, फॉन द, एक सेकेंड, फॉन द गाम, कमेंट कीजिए जल्दी कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉन द गाम बारबीजा। अब बारबीजा दल ग्रुप स्टार्ट कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। और यहाँ के फाउंडर कौन थे, जन्मदाता, थियोडोर रूसो, थियोडोर रूसो। और अन्य आर्टिस्ट कौन कौन से थे, मिले, कोरो, त्रायर, दोबिन्ने, ये सारे आर्टिस्ट यहाँ से बिलोंग करते हैं, लैंडस्केप के लिए फेमस रहा है ये ग्रुप। मिले के पिता क्या थे, मिले के पिता क्या थे, वकील थे, किसान थे, स्वर्णकार थे या मोची थे। पहले तो आप बताइए मिले किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। मिले बिलोंग करते हैं बारबीजा दल ग्रुप से,
बारबीजा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक। और आपको पता है कि बारबीजा ग्रुप कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो फॉन द गम में स्टार्ट हुआ था। फॉन द ग्राम एक वन था वहां पर, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में, ये भी याद रखना है। और कब स्टार्ट हुआ था, टाइम भी याद रखना है, 1848 में स्टार्ट हुआ था। थियोडोर रूसो जन्मदाता कहे जाते हैं। मिले, ट्रायर, ये सारे आर्टिस्ट हैं। कोरो, और इनके फादर क्या थे? इनके फादर थे किसान। मिले के फादर किसान थे, फार्मर। बीज बोने वाला, द सॉवर। द सौर किसकी पेंटिंग है? ये फेमस पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट कुर्बे, मिले, मोने या फिर माने? देखिए, बीज बोने वाले ये बनाए थे बारबीजा दल के आर्टिस्ट, बारबीजा ग्रुप के आर्टिस्ट। अब जल्दी से आप बताइए कि कौन से आर्टिस्ट हैं जो बारबीजा ग्रुप के हैं, इन्होंने बीज बोने वाली पेंटिंग्स बनाए। राइट आंसर इज बी, मिले ने बनाए। किस चित्र से प्रभाववादी की शुरुआत मानी जाती है? इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का स्टार्टिंग माना जाता है कौन से वाली पेंटिंग से? और इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, प्रभाववाद कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? कमेंट कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए पेंटिंग कौन सी है। पहली वाली अभिनव केसरी, ये हो नहीं सकती, ये क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट की फर्स्ट पेंटिंग है। मीन्स जिसे हिंदी में बोलते हैं घनवाद, घनवाद की पहली पेंटिंग है। अभिनव केसरियां कब बनाई गई? 1907 में बनाई गई। दूसरी है सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, घास के ढेर या फिर रुओं का गिरजाघर। तो ये दोनों पेंटिंग किसकी है, ये भी कमेंट कीजिए। रुओं का गिरजाघर और घास के ढेर किसकी है, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, चलिए देखिए, सूर्योदय का प्रभाव राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, ये प्रभाववाद की पहली पेंटिंग है, इससे प्रभाववाद शुरुआत हुआ। लेकिन ये पेंटिंग है किसकी? एडवर्ड माने या फिर क्लाउड मॉनेट, किसकी है? मैनेट की पेंटिंग है, मैनेट। एडवर्ड मैनेट की पेंटिंग है। अच्छा देखिए, माने को इंग्लिश में बोलते हैं मैनेट, और मॉनेट को, क्लाउड मॉनेट को बोलते हैं मोने। ये भी माइनर से चेंजेस है, माने मोने, मैनेट मोनेट, ठीक। और जन्मदाता कौन कहे जाते हैं प्रभाववाद के, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के? कमेंट कीजिए। मैनेट कहे जाते हैं या फिर मोनेट कहे जाते हैं? इनका नाम है क्लाउड मोनेट। क्लाउड मोनेट क्या कहे जाते हैं? मोने, मोने कहे जाते हैं फाउंडर, जन्मदाता। फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं मोनेट। ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस में 1870 से लेकर 1890 तक चला था। बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में पेंटिंग लैंडस्केप को कैप्चर किया गया, आउटडोर लैंडस्केप को। आर्टिस्ट जाते थे आउटडोर, ऑन द स्पॉट लैंडस्केप देखकर एज इट इज बनाते थे। और यहाँ पे पियोनियर कलर्स, ब्रोकन कलर्स का यूज किया गया है। पूछा जाता है कि ब्रोकन कलर्स का यूज किस आर्ट मूवमेंट में किया गया? इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववादी कलाकारों ने ब्रोकन कलर्स का यूज किया। इवन इन्होंने विबग्योर कलर्स को भी फॉलो किए, विबग्योर कलर्स को भी यहाँ पे यूज किया गया है प्रभाववाद में। अब आप बताइए, विबग्योर कलर की खोज कब हुई थी, किसने खोज किया? 1660 ईस्वी में इस कलर की खोज हुई है, सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने खोज किए हैं विबग्योर कलर्स के। और विबग्योर कलर्स का यूज हुआ है, प्रभाववादी आर्टिस्ट ने इनका यूज किया है, इन कलर्स की तरह कंपोज करके अपनी पेंटिंग्स को बनाए हैं। इवन ब्रोकन कलर्स का भी यहाँ यूज हुआ है। एक्चुअल में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ब्रोकन कलर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, भंगवरण कहते हैं, भंगवरण, ठीक। भंगवरण कहते हैं। और याद रखिएगा, भंगवरण रंगों का यूज कहाँ हुआ है? प्रभाववादी कलाकारों ने प्रयोग किया है। और प्रभाववादी कलाकार कौन कौन से थे? लीलेराम यहाँ प्रणेता माने जाते हैं। लीलेराम पूछा गया क्वेश्चन है, लीलेराम यहाँ के प्रणेता माने जाते हैं। और अदर आर्टिस्ट हैं, जन्मदाता आपको पता ही है कि क्लाउड मोनेट कहते हैं। अदर आर्टिस्ट मैने, मोनेट, डिगास, रिनॉय, सिस्ली, पिसारो, इवन बर्थ मरीसा यहाँ की फीमेल आर्टिस्ट हैं। हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है प्रभाववाद के बारे में, ऑलमोस्ट समझिए आपका प्रभाववाद से कंप्लीट हो गया है। बस आप पेंटिंग्स वगैरह को देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है स्क्रीन पर। कुमुदनी के फूल तथा घास के ढेर नामक चित्र किसने चित्रित किए? कुमुदनी के फूल और घास के ढेर, ये किसकी पेंटिंग रही है? मोने की, माने की, मिले की या फिर सजान की? कुमुदनी के फूल पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट क्लाउड मोनेट ने, क्लाउड मोनेट या मोने ने।
जो प्रभाववादी के जन्मदाता कहे जाते हैं। बैले नृत्यों के दृश्य किसने बनाए पेंटिंग? देखिए, बैलेट डांस, बैलेट रिहर्सल या बैलेट नृत्य, इस तरह की जितनी भी बैलेट से रिलेटेड नेम आए, कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? डिगास, रिनॉयर, पिसारो या फिर सिसली? इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट डिगास ने बैलेट नृत्यक, बैलेट रिहर्सल, बैलेट डांस, बैलेली फैमिली, इस तरह की पेंटिंग, द 14 ईयर लिटिल डांस, इस तरह की जितनी भी पेंटिंग्स है ये सारे डिगास की है। डिगास बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, प्रभाववादी कलाकार हैं। प्रभाववादी चित्रकारों में से अधिक रेखांकन को महत्व किसने दिया? अधिक रेखांकन को किसने महत्व दिया? मोने ने, माने ने, देगास ने या फिर रिनॉयर ने? किसने सबसे ज्यादा महत्व दिया था रेखांकन को? दिलाक्रा से, इग्र से इन्फ्लुएंस्ड थे। अब बताइए कौन से आर्टिस्ट हैं जो इग्र से इन्फ्लुएंस्ड हैं? इग्र भी रेखांकन के लिए सर्वश्रेष्ठ। इग्र किससे इन्फ्लुएंस्ड है? राफेल से। राफेल बिलोंग करते हैं पोस्ट, सॉरी एक सेकेंड, हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट है ना राफेल। राफेल से इन्फ्लुएंस्ड है इग्र, और इग्र से कौन इन्फ्लुएंस्ड हो गया प्रभाववादी कलाकार में? 4 आर्टिस्ट हैं, मोने, माने, देगास, रिनॉयर। राइट आंसर हो जाएगा सी, डेगास। डेगास बेसिकली स्केचिंग के लिए बहुत फेमस रहे थे, और इग्र ने इन्हें कहा था, इग्र ने डेगास को कहा था कि जितनी भी स्केचिंग करोगे उतने ज्यादा आपके स्केचिंग में परफेक्शन आ जाएगा। रफेल से इन्फ्लुएंस थे इग्र, और इग्र से इन्फ्लुएंस थे दिलाक, ये डिगास, एडवर्ड डिगास। ठीक है, एक दूसरे को रिलेट कर करके भी चीजें याद कीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। द अम्ब्रेलाज नामक चित्र किसने चित्रित किया? पेंटिंग है द अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज किसकी पेंटिंग है? सिसली की, पिसारो की, रिनॉयर की या फिर मोने की, माने की? द अम्ब्रेलाज पेंटिंग है रिनॉयर की। ग्राफिक आर्ट के रूप में पोस्टर कला के पुनः प्रचलन के लिए कौन सा चित्रकार जाना जाता है? टाउटस लॉटरी, सॉरी तुलूज लोत्रे होगा, रियली सॉरी, तुलूज लोत्रे। तुलुज लोत्रे, देगास, रिनॉयर या फिर सिसली? कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? तुलुज लोत्रे बेसिकली फेमस रहे थे ये ग्राफिक के लिए, पोस्टर्स ग्राफिक के लिए। प्रकृति में कोई भी रेखा नहीं होता है, किसने कहा था? नेचर इज नो हैविंग ए लाइन, किस आर्टिस्ट का कोटेशन है? मिले का, पिकासो का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर माने का? माने का। देखिए हिंट दे दे रहे हैं, वो बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। बताइए कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के, जिसे बोलते हैं प्रभाववाद? प्रभाववाद के कलाकार कौन से हैं जिन्होंने ये कोटेशन कहा, प्रकृति में कोई भी रेखा नहीं होती है, जो नेचर होता है उसमें कोई लाइंस नहीं होती है, विद द हेल्प ऑफ कलर्स उसे डिपिक्ट किया जाता है। मिले ने कहा, मिले हो नहीं सकते, बारबीजा ग्रुप के हैं, पिकासो हो नहीं सकते, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते, रामचंद्र शुक्ल हो नहीं सकते, समीक्षावादी कलाकार हैं। राइट आंसर इज डी, माने। वेस्टर्न आर्ट में कितना मजा आता है ना, इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, तृण पर भोजन का चित्रकार का नाम बताइए। तृण पर भोजन जिस पेंटिंग को बोलते हैं लियोनचैनो ऑन द ग्रास, लियोनचैनो ऑन द ग्रास किसकी पेंटिंग है? चलिए हिंट दे दे रही हूँ, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने बनाया है लियोनचैनो ऑन द ग्रास, लेकिन यहाँ पे सारे ही इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन से वाले आर्टिस्ट ने बनाया है। एडवर्ड माने ने बनाया है लियोनचैनो ऑन द ग्रास, जिनकी, ठीक है, शराब गृह की सेविकाएं नामक पेंटिंग किसने चित्रित किया? सब शराब गृह की सेविकाएं, ये पेंटिंग किसकी थी? पैब्लो पिकासो, अल्बर्ट ड्यूरर, पॉल सिजा? ये पेंटिंग थी मोने की। ओलंपिया चित्र किसने चित्रित किया? ओलंपिया पेंटिंग रेनार्ड ने,
तुलुज लौटे ने, टिशियन ने या फिर माने ने? ओलंपिया पेंटिंग है एडवर्ड माने की। यथार्थवाद तथा प्रभाववाद के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? किसने मतलब किसे माना जाता है? प्रभाववाद या यथार्थवाद की कड़ी को? कौन से आर्टिस्ट? मोने, माने, डिगास या फिर सिसली? आर्टिस्ट एडवर्ड माने। नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा वाला है? नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र बताना है। बनाया गया था ये नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र, टाइम बता दे रहे हैं, 1884 ईस्वी में बनाया गया था। कौन से आर्टिस्ट बनाए थे ये भी बता देते हैं। स्यूरेट ने बनाया। बताइए कौन सी पेंटिंग है? जॉर्ज स्यूरेट ने बनाया। इस पेंटिंग को इंग्लिश में बोलते हैं द बाथर्स। द बाथर्स कौन सी वाली पेंटिंग हो जाएगी? ए इज द राइट आंसर। स्थानार्थी इंग्लिश में बोलते हैं द बाथर्स। कब बनाई गई? 1884 ईस्वी में। प्रभाववाद की प्रथम पेंटिंग है, फर्स्ट पेंटिंग। आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने बनाया है? जॉर्ज स्यूरेट थे। जॉर्ज स्यूरेट इवन प्रभाववाद के नव प्रभाववाद के जनक कहे जाते हैं। अच्छा ये बताइए नव प्रभाववाद को और किस नाम से जाना जाता है? न्यू इम्प्रेशनिज्म और पॉइंटलिज्म। न्यू इम्प्रेशनिज्म, पॉइंटलिज्म। एक बात और बता दे रही हूँ, न्यू इम्प्रेशनिज्म, पॉइंटलिज्म इंग्लिश में कहते हैं नव प्रभाववाद को। इवन इसके हिंदी में बहुत सारे नेम है, जैसे हो गया विभक्तिवाद, विभुत्सवाद, बिंदुवाद। तो मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगी बस आप ये दो नाम पहचानिए, उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत भी नहीं होगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, कितने नेम से याद करेंगे? अगर आपको नेम याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सर्कस भी पेंटिंग जॉर्ज स्यूरेट की ही है। अच्छा ये बताइए कि नियो इम्प्रेशनिज्म नव प्रभाववाद में पेंटिंग्स कैसे बनाई गई है? तो डॉट्स, बिंदु के थ्रू, जैसे छोटे छोटे बिंदु को, पॉइंट को दिखा करके। फॉर एग्जांपल हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज कीजिए ये हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे क्या करते थे, बिंदु के थ्रू पेंटिंग को कैप्चर करते थे, पॉइंट के थ्रू, इसीलिए पॉइंटलिज्म कहा जाता है। और बिंदु के थ्रू कोई पेंटिंग को कैप्चर करना। और कलर्स कैसे यूज करते थे? जैसे हमने रेड कलर ले लिया, रेड कलर, उसके बगल में प्योर येलो कलर ले लीजिए, येलो कलर। तो देखिए जब आप रेड और येलो को लगाइए, दूर जाकर देखिए, एज्यूम कीजिए कि आप दूर से इसे देख रहे हैं, तो रेड और येलो के जो डिस्टेंस में हमारे आई पॉइंट से कौन सा कलर दिखेगा? यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्शन शो होगा। तो इन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं नियो इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने, कि दो कलर से तीसरा कलर्स ऑटोमेटिकली शो होने लगे। पेंटिंग भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिजन्य मिश्रण, ऑप्टिकल मिक्सचर, ऑप्टिकल मिक्सचर किसे कहते हैं? सेम ऑप्शन में है प्रभाववाद, नौ प्रभाववाद, स्वच्छंदतावाद या फिर फाववाद। ऑप्टिकल मिक्सचर बेसिकली कहते हैं नौ प्रभाववाद को, जस्ट बिकॉज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल बेसिकली कहते हैं आईज को, आईज आईज पॉइंट के थ्रू ही तो मिक्स किया जाता है यहाँ पे कलर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने खूब सारा डॉट ले लिया, जब खूब सारा डॉट दो दो कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखाएंगे तो एक तीसरा कलर ऑटोमेटिक शो होने लगेगा, है ना? तो इसीलिए ऑप्टिकल मिक्सचर कहा गया है नौ प्रभाववाद को। रॉक आर्ट के नाम से जाना जाता है, रॉक आर्ट। तो रॉक आर्ट आप किसे कहेंगे? रॉक में चट्टान, चट्टानों पे कलाकारी कहाँ की गई है? सिंधु घाटी सभ्यता में, फ्रांस तथा स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रकला में, मेसोपोटामिया की कला में या फिर इंग्लैंड की कला में? रॉक आर्ट, आपको नेम से ही पता चल जा रहा है कि रॉक आर्ट बेसिकली प्री हिस्टोरिक एज में ही तो काम हुआ होगा, फ्रांस तथा स्पेन के चित्रकला में। अल्तामिरा के चित्रों को सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम मारिया सांतुला, एक 12-13 वर्ष की छोटी सी बेबी थी, उसने देखा था। और खोज कब हुई थी? तो 1879, 1879 में खोज हुई थी। और कहाँ पर है अल्तामिरा? तो उत्तरी स्पेन में है, उत्तरी स्पेन में है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का सिस्टाइन चैपल, सिस्टाइन चैपल, पिंडाल की गुफा, लिवोंजो, अल्तामिरा या फिर कोगुल की गुफा, किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रकला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है
अल्तामिरा की गुफा को, अल्तामिरा की गुफा की खोज 1879 में मारिया सांतुला ने की, उत्तरी स्पेन में है। रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल किससे कहा जाता है? रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल पिंडाल को, गारगास को, अल्तामिरा को या फिर कोवालानाथ को? अगर यहाँ पर रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नहीं देकर दे देता बुल ऑफ द ग्रेट हॉल, तो ये भी कमेंट कीजिए। देखिए अल्तामिरा की गुफा को रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल बोला जाता है, और रूफ ऑफ द, एक सेकेंड, बुल ऑफ द, बुल ऑफ द ग्रेट हॉल किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए किसे कहा जाता है बुल ऑफ द ग्रेट हॉल? लस्कस की गुफा को कहा जाता है, लस्कस की गुफा को। हाथी के शरीर पर पान की आकृति का चित्र किस गुफा में मिला था? पान के शेप में पेंटिंग्स मिली थी पिंडाल की गुफा में। लस्को की गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? लस्कस गुफा की खोज 1935 में हुई थी, 1921 में, 1940 या फिर 1807? लस्कस की गुफा की खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने खोज किया? देखिए 1940 ईस्वी में खोज हुई लस्कस की गुफा की। खोज किसने किया और कहाँ हुआ? ये खोज हुआ था फ्रांस में, फ्रांस में खोज हुआ था। और खोज किया किसने? हेनरी ब्रुइल ने, हेनरी ब्रुइल ने खोज किए।